नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है भारत में सांप्रदायिकता का जन्म एवं विकास। भारतीय सांप्रदायिकता की विशिष्टताएं। मौलिक रूप में सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। भारत में इस सांप्रदायिक विचारधारा के 3 मुख्य चरण हैं। पहला, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। इस विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उनके हितों का कोई धर्म से कोई लेना देना न हो, तब भी वे सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरा, उदारवादी सांप्रदायिकता। इस विचारधारा के अनुसार बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से भिन्न हैं। तीसरा, चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता। इस विचारधारा के अनुसार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं और इस तरह की व्यवस्था में दो विभिन्न धर्म समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हित से टकराते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का विकास इसी प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता का विकास सिर्फ भारत में ही हुआ हो, यह भी उन्हीं परिस्थितियों का प्रतिफल था जिन्होंने दूसरे समाजों में सांप्रदायिकता जैसी घटनाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया, जैसे नस्लवाद, साम्यवाद, फासीवाद, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष या लेबनान में ईसाई मुस्लिम संघर्ष। सांप्रदायिकता को उभारने वाले तत्वों ने आर्थिक हितों को दरकिनार कर इसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया तथा जनमानस में इसके लिए एक व्यापक आधार तैयार किया। सांप्रदायिकता एक आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक प्रवृत्ति है। इसकी सामाजिक जड़ों तथा उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में खोजा जा सकता है। यह आधुनिक सामाजिक समूहों, वर्गों और ताकतों की सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती है और उनकी राजनीतिक जरूरतों को पूरी करती है। समकालीन आर्थिक ढांचे ने न केवल इसे उत्पन्न किया, अभी तो इसके कारण ही यह फली फूली। सांप्रदायिकता का सामाजिक आधार उस उभरते हुए मध्यम वर्ग पर अवलंबित था जो तत्कालीन परिस्थितियों के वातावरण में अपने धार्मिक हितों के साथ अपने आर्थिक हितों को भी ढूंढ रहा था। यह उस काल में बुजुर्गा वर्ग का प्रश्न था। भारत में सांप्रदायिक चेतना का जन्म उपनिवेशवादी नीतियों तथा उसके विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुआ। विभिन्न क्षेत्रों तथा देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण, भारत को इस आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया, आधुनिक सामाजिक वर्गों एवं उपवर्गों का निर्माण, भारतीयों के बढ़ते हुए अंतर्विरोध जैसे कारणों से लोगों में अपने साझा हितों को देखने के लिए नए तरीकों की आवश्यकता हुई। सांप्रदायिकता के विकास के कारण ऐसे क्या वजह थी कि सांप्रदायिकता का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता गया, उसकी हम चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उसे संरक्षण देने की भावनाओं को जन्म देती है। यह व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय एवं सर्वमान्य सत्य की भावना के विरुद्ध व्यक्तिगत धर्म और सांप्रदाय के नाम पर परस्पर घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या तथा द्वेष को जन्म देती है। यह भावना अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति तथा परधर्म तथा उसके अनुयायियों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न करती है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास में विभिन्न कारणों, परिस्थितियों एवं तत्वों ने सम्मिलित भूमिका निभाई है, तो हम एक एक करके उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सामाजिक आर्थिक कारणों की। कालांतर में भारत में बुजुर्गा वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। उदय की यह प्रक्रिया हिंदू तथा मुस्लिम दोनों की संप्रदायों में समान थी। सरकारी सेवाओं, व्यवसाय एवं उद्योगों में दोनों वर्गों के मध्य प्रतिद्वंदता अवश्यंभावी थी और धीरे धीरे ये बढ़ती गई। मुस्लिम बुजुर्गा वर्ग जो था वह अपने पक्ष पोषण हेतु हिंदू बुजुर्गा वर्ग के विरुद्ध निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिमों को प्रोत्साहित उन्होंने किया। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन तथा भयावह बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने अंग्रेजों को सांप्रदायिकता को उभारने तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का भरपूर अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने इस हेतु व्यक्तिगत गुणों, पक्षपात तथा आरक्षण को विस्तृत आधार प्रदान कर प्रतिद्वंद्विता को आगे बढ़ाया तथा उनका उपयोग सांप्रदायिकता के उत्थान में किया। इसके साथ ही मुस्लिमों में आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी थी तथा उन पर परंपरागत प्रतिक्रियावादी कारक ज्यादा हावी थे।
फलतः इस समुदाय में सांप्रदायिक विचारधारा को अपनी जड़ें जमाने के लिए उचित अवसर मिला। दूसरे हम बात करेंगे अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति की। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों को शंका की दृष्टि से देखा। 1857 के विद्रोह और वहाबी आंदोलन के पश्चात तो सरकार की शंका उनके प्रति और भी बढ़ गई। फलतः अंग्रेजों ने मुस्लिमों के प्रति दमन और भेदभाव की नीति अपनाई। शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रसार से अरबी तथा फारसी भाषाएं पिछड़ गई। मुस्लिम समाज में इसका प्रतिकूल प्रभाव यह हुआ कि उनके आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा, वे धीरे धीरे सरकारी सेवाओं से वंचित होने लगे। 1870 के पश्चात भारतीय राष्ट्रवाद के उभरने तथा नव शिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं सिद्धांतों से परिचित होने के कारण अंग्रेजों ने मुस्लिमों के दमन की अपनी नीति त्याग दी तथा उनमें चेतना का प्रसार कर उन्हें आरक्षण एवं समर्थन देकर उन्हें उभारने का प्रयत्न किया, जिससे मुस्लिमों को राष्ट्रवादी ताकतों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सके। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाया। यद्यपि प्रारंभ में सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण बुद्धिमत्तापूर्ण, दूरदर्शी एवं सुधारवादी था, किंतु बाद में उन्होंने उपनिवेशी शासन का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मुस्लिमों को कांग्रेस का विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों से तटस्थ रहने की सलाह दी। उन्होंने हिंदू एवं मुस्लिमों के पृथक अस्तित्व एवं पृथक हितों की बात कही। कालांतर में उन्होंने ये भी प्रचार करना शुरू कर दिया कि चूंकि हिंदू भारतीय संख्या में बहुमत में हैं, इसलिए ब्रिटिश शासन के निर्बल होने या समाप्त हो जाने की स्थिति में हिंदुओं का मुस्लिमों पर दबदबा कायम हो जाएगा। भारतीय इतिहास लेखन तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा। अनेक अंग्रेजी इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देने तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास की व्याख्या इस तरह की कि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। बाद में विभिन्न भारतीय इतिहासकारों ने उनका अनुसरण करते हुए प्राचीन भारत को हिंदू काल, मध्यकालीन भारत मुस्लिम काल की संज्ञा दी। मध्यकालीन भारत में शासकों के आपसी संघर्ष को इन इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में वर्णित किया। सामाजिक सुधार आंदोलनों का पार्श्व प्रभाव। 19वीं शताब्दी में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदायों में अनेक सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। इन सभी सुधार आंदोलनों ने स्वयं को अपने अपने समुदाय के लोगों तक ही सीमित रखा। सुधार आंदोलनों की इस प्रवृत्ति से देश विभिन्न समुदायों में विभक्त हो गया। मुस्लिम सुधार आंदोलन जैसे वहाबी आंदोलन तथा हिंदू सुधार आंदोलन जैसे शुद्धि आंदोलन के व्यक्तिगत धार्मिक स्वरूप के कारण धर्म का उग्रवादी चरित्र रेखांकित हुआ तथा इससे सांप्रदायिकता को बल मिला। इन सुधार आंदोलनों में सांस्कृतिक विरासत के धार्मिक तथा दार्शनिक पहलुओं पर एकांकी बल दिया गया। इन विभिन्न सुधार आंदोलनों के समानांतर प्रभाव को एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म का अपमान जो है करना समझा गया। अगली हम बात करेंगे उग्र राष्ट्रवाद का पार्श्व प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ा उसकी हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवादियों ने अल्पसंख्यकों के भय को दूर करने का विशेष बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 में आयोजित दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषित किया कि कांग्रेस के अधिवेशनों या सम्मेलनों में सामाजिक धार्मिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन 1889 में कांग्रेस ने निश्चय किया कि वह ऐसे किसी भी मुद्दे को अपने कार्यक्रमों या उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं करेगी जिसका मुस्लिम विरोध करेंगे। किंतु कालांतर में उग्रवादी राष्ट्रवाद के उभरने से इसमें हिंदू राष्ट्रवादी हावी हो गया। तिलक के गणपति एवं शिवाजी उत्सव तथा गो हत्या के विरुद्ध अभियानों ने विभिन्न प्रकार की शंकाओं को जन्म दिया। भारत माता तथा राष्ट्रवाद के धर्म के रूप में अरविंद घोष की अवधारणाएं, गंगा स्नान के पश्चात बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन प्रारंभ करना तथा क्रांतिकारी आतंकवादियों द्वारा देवी काली या भवानी के सम्मुख शपथ ग्रहण करने जैसे रस्में शायद ही किसी मुस्लिम को पसंद आ सकती थी। निसंदेह ये सभी रस्में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल थी। तदुपरांत क्रांतिकारियों द्वारा शिवाजी एवं महाराणा प्रताप के क्रमशः औरंगजेब तथा अकबर के विरुद्ध संघर्ष को धार्मिक संघर्ष के रूप में महिमा मंडित करना भी उनकी भयंकर भूल थी। लखनऊ समझौता 1916 तथा खिलाफत आंदोलन 1920 से 22 का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट सांप्रदायिक प्रभाव हुआ। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा विभिन्न उग्रवादी संगठनों यथा हिंदू महासभा 1915 तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 इत्यादि के गठन की अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक प्रतिक्रिया हुई। इन जो संगठनों ने हिंदू राष्ट्रवाद तथा हिंदू हितों की वकालत की, जिसका मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा निसंदेह इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और उत्तरोत्तर सांप्रदायिकता बढ़ती गई।
अब हम बात करेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्म किस प्रकार हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे और किसने इसकी शुरुआत की। विभिन्न वर्षों में द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्म तथा विकास से संबंधित विभिन्न कारक किस प्रकार हुआ। सबसे पहले 1887 में भारत के वायसराय डफरिन एवं संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खान तथा राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सर सैयद अहमद खान ने बुद्धिजीवी मुस्लिमों से अपील की कि वे कांग्रेस से दूर रहे। फिर भी कुछ मुस्लिमों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी, मीर मुशर्रफ हुसैन, ए भीम जी, आर ए सयानी तथा हामिद अली खान प्रमुख थे। 1906 सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल शिमला शिष्टमंडल भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। शिष्टमंडल ने ब्रिटिश सुधारों की प्रशंसा की तथा उसके प्रति पूर्ण राज्य भक्ति की भावना प्रकट की। इस शिष्ट जो मंडल था, इसकी प्रमुख मांगे वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले मुस्लिमों को व्यवस्थापिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। दूसरा, उच्च पदों पर ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा एवं वफादारी के आधार पर नियुक्तियां की जाए तथा इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ली जाए। सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों को ज्यादा अवसर दिए जाए। इस प्रकार इस शिष्टमंडल ने विभिन्न मांगे रखी। लॉर्ड मिंटो ने मांगों को पूर्णतः उचित बताया तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल को अपने आश्वस्त किया कि सरकार मुस्लिमों को सम्राट के प्रति उच्च निष्ठा के कारण उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देगी। इस शिष्टमंडल के प्रयासों से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। आगे बढ़ते हुए हम 1907 की बात करेंगे। 1907 आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क तथा नवाब वकार उल मुल्क के संयुक्त प्रयत्नों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और यहीं से हम मान सकते हैं कि सांप्रदायिकता ने जोर अपना पकड़ना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना था तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग करना। 1909 मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और यहीं से सांप्रदायिकता का बीज बोना शुरू हो गया। बीएन मुखर्जी तथा लाल चंद ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की। 1915 अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ। 1912-1924 की बात करेंगे। 1912 और 1924 इस अवधि में मुस्लिम लीग कांग्रेस की नीतियों के काफी करीब पहुंच चुकी थी तथा उसमें मोहम्मद अली, मौलाना आजाद तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे युवा राष्ट्रवादी हावी होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन्ना जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर उनकी राष्ट्रीयता पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नहीं थी। उनका प्रखर धार्मिक और इस्लामी एकतावादी सुझाव स्पष्टतः दिख रहा था। साथ ही राजनीतिक सवालों पर उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक मतदाता मंडलों तथा सीटों के आरक्षण की मांग जो थी उसको मान लिया तथा दोनों ने सरकार के समक्ष संयुक्त मांगे पेश की। यद्यपि यह समझौता कई दृष्टियों से प्रगतिशील था, किंतु कांग्रेस ने इसके द्वारा सांप्रदायिक राजनीति को स्वीकार कर लिया। समझौते में यह भी नहीं था कि भारत के विभिन्न समुदायों का देश है तथा समुदायों के जो हित है वो भिन्न भिन्न है। कालांतर में इसके जो नतीजे थे वो काफी हानिकारक निकले। 1920 और 22 रोलट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन तथा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों ने हिस्सा लिया, किंतु उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। 1920 देश में सांप्रदायिक दंगों का खतरा मंडराने लगा। इसी समय स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिनका उद्देश्य इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को पुनः धर्म में वापस लाना था। आर्य समाजियों ने एक अन्य संगठन आंदोलन भी प्रारंभ किया। मुस्लिमों ने इनका विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन भी चलाए। इस सांप्रदायिक वातावरण का प्रभाव बहुत से राष्ट्रवादियों पर पड़ा तथा उनकी विचारधारा भी सांप्रदायिक या अर्ध सांप्रदायिक हो गई। स्वराज्यवादी दो गुटों में बट गए। एक गुट ने तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार को सहयोग देने का निर्णय किया तथा दूसरा गुट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों का था। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय तथा एनसी केलकर हिंदू महासभा में शामिल हो गए। हिंदू महासभा के सदस्यों तथा सरकार परस्त स्वराज्यवादियों ने धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसियों जैसे मोतीलाल नेहरू इत्यादि पर इस्लामिक हितों के प्रति प्रेम दिखाने तथा हिंदू हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया।
किंतु सबसे नाटकीय परिवर्तन अली बंधुओं मुस्लिम अली तथा शौकत अली के दृष्टिकोण में आया। प्रारंभ में कांग्रेस के साथ प्रशंसनीय सहयोग करने वाले अली बंधुओं ने कांग्रेस पर हिंदू हितों की रक्षा करने तथा हिंदू सरकार स्थापित करने की चेष्टा करने का आरोप लगाया। इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी नेतृत्व सांप्रदायिकता के प्रसार को रोकने में जो कोई भी प्रभावी कार्य प्रणाली विकसित नहीं कर सका। 1928 कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम संप्रदायवादियों तथा सिख लीग ने तीव्र धीरे धीरे विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट को हिंदू हितों का दस्तावेज मानते हुए जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा स्थानीय निकायों एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण देने की मांग की। इस अवसर पर मुस्लिम लीग ने समझौता करने की कोशिश करते हुए कांग्रेस ने अनेक गलतियां की, जैसे कांग्रेस के मुस्लिम लीग की राजनीति को वैधता प्रदान कर दी। उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि सभी सांप्रदायिक नेता अपने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सांप्रदायिक एवं धर्म पर आधारित हितों का वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से ये जो गलतियां करना शुरू हो जाते हैं और इसमें धर्मनिरपेक्ष और साम्राज्यवाद विरोधी मुस्लिम नेताओं की स्थिति दुर्बल कर दी। इससे कांग्रेस की सांप्रदायिकता के खिलाफ दृढ़ राजनीतिक विचारधारात्मक अभियान चलाने की जो इच्छा शक्ति थी, वो अधिकार थे, वो कम हो गए। सांप्रदायिकता पर संगठित एवं एक मुश्त प्रहार करने की कांग्रेस की रणनीति भी परिवर्तित हो गई। आगे बढ़ते हुए 1930 से 1934 के बीच में जो परिवर्तन आए, यद्यपि जमायते उल उलेमा ए हिंद, कश्मीर राज्य तथा खुदाई खिदमतकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, किंतु कुल मिलाकर मुस्लिमों की संख्या उतनी नहीं थी जितना खिलाफत असहयोग आंदोलन में थी। 22 संवैधानिक सुधारों के संबंध में लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने 2 सम्मेलनों का बहिष्कार किया। केवल जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसी में उन्होंने भाग लिया। वही संप्रदायवादियों ने तीनों सम्मेलनों में शिरकत की, उनमें शामिल हुए। 1932 सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांगों में से अधिकांश को मान लिया गया। 1937 के बाद में सांप्रदायिकता में जो परिवर्तन आए उनकी चर्चा करते हैं हम। 1937 में प्रांतीय चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के पश्चात मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। उसने अब मुस्लिमों को एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। 1930 के दशक में सर्वप्रथम एक युवा मुस्लिम बुद्धिजीवी रहमत अली ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रतिपादित की तथा बाद में कवि इकबाल ने इसका प्रचार करना शुरू किया। इसके पश्चात सांप्रदायिकवाद एक संगठित जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य आधार समाज का मध्य एवं उच्च वर्ग था। जेड.ए. सुलेरी, एफ.एम. दुर्रानी एवं फैज उल हक इत्यादि ने कांग्रेस के विरुद्ध व्यापक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब सांप्रदायिकता का स्वरूप उग्र हो गया तथा उसके चरित्र में भय, घृणा, जुल्म, दमन एवं हिंसा जैसे शब्दों का समावेश हो गया। 1937 तक सांप्रदायिकता का जो दौर था, वो नरमपंथी दौर था, वो जारी रहा, जो मुख्यतः बचाव तथा आरक्षण जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित था। किंतु इसके बाद यानी 1937 के बाद वह तेजी से उग्रवादी या फांसीवादी तौर तरीके अपनाने लगा। उसका सामाजिक आधार अब तेजी से व्यापक होने लगा तथा जन सामान्य को गिरफ्त में लेने के प्रयास होने लगे। इसके लिए मुख्यतः शहरी निम्न मध्यम वर्ग को आधार बनाया गया। इस वर्ग को उबारकर सुसंगठित एवं आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति प्रारंभ करने की कोशिश की जाने लगी। अभी तक सांप्रदायिकवादी राजनीति का मुख्य आधार उच्च वर्ग था, अतः निम्न वर्ग को अपनी चपेट में लेने तथा सांप्रदायिकता को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए भय, घृणा जैसी अतार्किक भावनाओं का सहारा लिया गया। हिंदुओं में उग्रवादी सांप्रदायिक राष्ट्रवादी संगठनों जैसे हिंदू महासभा तथा आरएसएस एवं गोलवर्कर के विचारों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को उग्रवादी स्वरूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उग्रवादी सांप्रदायिकता के उदय के अनेक कारण थे, जिनमें सिद्धांतवादी जैसे मौलिकतावादी अवधारणा का विकास, प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता का सहारा लेकर सामाजिक आधार पुख्ता किया। दूसरा, उपनिवेशवादी शासन ने राष्ट्रवादियों को विभाजित करने हेतु अन्य सभी माध्यमों का सहारा लिया। तीसरा, संप्रदायवादी मानसिकता को चुनौती देने की प्रारंभिक असफलताओं ने उग्रवादी सांप्रदायिकता को रेखांकित एवं सुदृढ़ किया।
1937 से 1939 के बीच में मोहम्मद अली जिन्ना ने समझौतों की उन सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया जब उन्होंने यह असंभव मांग प्रस्तुत की कि कांग्रेस स्वयं को हिंदू संगठन घोषित करे तथा मुस्लिम लीग को मुस्लिमों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता दे। 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में ऐसी कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुस्लिमों को स्वीकृत नहीं होगी जो कि अग्रलिखित सिद्धांतों पर आधारित नहीं हो। इसकी मुख्य बातें जो उन्होंने उस समय कही कि भौगोलिक स्थिति में एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश यथानुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार गठित किए जाए ताकि वहां मुस्लिम बहुमत में हो, जैसा कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश और इसको मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें सम्मिलित प्रदेश स्वशासी और प्रभु सत्ता संपन्न हो तथा जिन अन्य स्थानों में मुस्लिम अल्पमत में हो वहां उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सक्रिय सहयोग पाने के उद्देश्य से युद्धोपरांत संविधान सभा बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही उसने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति भी अपनाई। उसने सभी अल्पसंख्यक समुदायों को भरोसा दिलाया कि वह किसी भी ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देगा जिससे देश के सभी महत्वपूर्ण संप्रदायों का प्रतिनिधित्व नहीं हो। एक प्रकार से उसने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांतों को अपनी मौन स्वीकृति दे दी। मुस्लिम लीग ने इन विशेषाधिकार का भरपूर प्रयोग किया तथा यथासंभव हर अवसर पर पृथक पाकिस्तान की मांग को उठाया। लीग ने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन तथा मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल यानी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्ण रूपेण स्वीकार किए जाने की संभावनाएं तलाशी। अंततः मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग पूर्ण हो गई जब 1947 में मुस्लिम बहुल प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा बंगाल को मिलाकर एक नए राष्ट्र स्वतंत्र पाकिस्तान का गठन हुआ और इस प्रकार ये जो सांप्रदायिकता थी जिसका विकास उत्तरोत्तर होता चला गया उसने दो देशों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार।